नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का। एमिटी नोएडा के बारे में जितने मिथ्स और र्यूमर्स हैं स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के बीच में, शायद ही किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में इतने मिथ्स, मिसकॉन्सेप्शंस और र्यूमर्स हैं इंडिया में। तो आज के इस डिटेल्ड और अनबायस्ड रिव्यू वीडियो में हमारी कोशिश ये है कि एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा को अगर आप एडमिशन लेने के लिए कंसिडर कर रहे हो तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, ये समझ लेते हैं। देखो, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के बारे में बहुत सारे मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे इन्हीं मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं और बिकॉज ऑफ दीज मिस इन्फॉर्मेशंस एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके कैंपस आते हैं, जिसकी वजह से जब कैंपस पहुंचता है बच्चा तो बहुत डिसअपॉइंट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है और इसका इम्पैक्ट जो होता है वो उसके ओवरऑल स्टडीज़ पे पढ़ना स्टार्ट हो जाता है एंड साथ ही साथ काफ़ी हैवी इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पे। अब कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में बच्चा कॉलेज ड्रॉप आउट भी लेता है और अल्टीमेटली ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना कि उसका इम्पैक्ट उसके करियर पे डायरेक्टली पड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, ना केवल एमिटी नोएडा के रिगार्डिंग बल्कि आप किसी भी कैंपस को अगर आप कंसिडर कर रहे हो एडमिशन के लिए तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कॉलेज रिव्यू जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा प्राइमरी फोकस ही ये था कि हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाएँ एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। अब हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है जो मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स को, या हम अपने मोटिव को क्लियर कर देते हैं। देखो, बहुत कैटेगरिकली मैं क्लियर कर देता हूँ, वी एट कॉलेज रिव्यू जस्ट डोंट क्रिटिसाइज एनी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड बहुत सारे रिव्यूअर्स आपको मिलेंगे जो बिना फैक्ट के, बिना किसी डेटा के बेसिस पे किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी यूनिवर्सिटी को जस्ट क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं और ना ही हम किसी इंस्टीट्यूशन को जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपलॉडिंग उसको अपलॉड करते हैं पैसे लेके। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। ब्रीफ में समझ लेते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के बारे में। ये स्टैब्लिश हुआ था 24 मार्च 2005 को। ये स्टैब्लिशमेंट है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का जो मेन कैंपस है इसका। इसके फाउंडर हैं अशोक चौहान, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्या एमिटी नोएडा में जो भी कोर्सेज रन होते हैं उन कोर्सेज को अप्रूवल्स मिले हुए हैं। जैसे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे फार्मेसी हो गया, उसके लिए आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। बीटेक के लिए AICTE की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही अलग अलग कोर्सेज जो हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, उनके लिए आपको अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आर्किटेक्चर के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाँ, सारे ही कोर्सेज जो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के कैंपस में रन होते हैं सारे के सारे अप्रूव्ड हैं, जिन भी गवर्निंग बॉडीज़ के अंडर में वो कोर्सेज अप्रूवल के लिए आते हैं। ठीक है, जो भी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे अप्रूवल्स हैं एमिटी नोएडा के पास। अब NIRF रैंकिंग 2023 की बात करते हैं। इस एमिटी यूनिवर्सिटी की नोएडा का जो कैंपस है इसको ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 35th रैंक मिला हुआ है। अब मैं NIRF वाली रैंकिंग को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ, चूँकि मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे फ्लॉज हैं इस रैंकिंग में। ठीक है, इस पे कभी बाद में वीडियो कर लेंगे, बट आज के लिए जो रैंकिंग है वो मैं बता देता हूँ। NIRF रैंकिंग जो है वो 35 है। अब ये एक मीम मिला मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, जो डिपिक्ट करता है, बहुत करेक्ट डिपिक्शन तो नहीं है यहाँ के स्टूडेंट्स का, बट मुझे लगा इसको शामिल कर लेना चाहिए। पुराना मीम है बट मुझे लगा इसको शामिल कर लेना चाहिए इस वीडियो में। तो ये है कुछ मिथ वर्सेस रियलिटी एमिटी स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब यहाँ से वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक चीज़ मैंने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी इन डेप्थ में कवर करने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा, अब मैंने अटेंडेंस को सबसे पहले क्यों रखा हुआ है, इसके पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। जब एक बच्चा एमिटी में एडमिशन लेने के लिए प्लान करता है तो उसको लगता है कि अब चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो वो एक अलग एक्सपेक्टेशन के साथ एमिटी को देख रहा होता है। ठीक है, जब यहाँ पहुँचता है तो अटेंडेंस की जो क्राइटेरियाज हैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में उसको देख के शॉक लगता है उसको। ठीक है, तो पहले क्लियर कर देता हूँ मैं, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में अटेंडेंस जो है वो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अटेंडेंस का जो पैरामीटर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर आपके 75% से कम अटेंडेंस होते हैं, और ये बात हो रही है सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस की। ठीक है, अगर आपके अटेंडेंस 75% से कम है तो आपको डीबार कर दिया जाएगा
उस सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन में अपीयर होने से, ठीक है, कंप्लीट डिबार कर दिया जाएगा आपको। हाँ, अगर आपकी अटेंडेंस 70 to 75% है तो फिर आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, लेकिन चाहे आपका एग्जामिनेशन जैसा भी हुआ हो, अगर आपके 100% नंबर्स भी आ रहे होंगे तो भी आपको केवल और केवल B+ ग्रेड ही मिलेगा, मतलब 70% के अराउंड में। उससे कम है तो अकॉर्डिंगली मार्क किया जाएगा। बट अगर आपका अटेंडेंस 70 to 75% है, मतलब 70 to 74.99 ले लो आप, 75% से कम, 70 to 75% से कम है अगर आप, तो डीबार हो आप। बट अगर आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, अगर आप 70 to 75% के बीच में अगर आपका परसेंटेज है तो, बट वो मार्किंग वाला क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाता है प्ले में। आप चाहें जितना अच्छा एग्ज़ाम दो, आप B+ से ज़्यादा आपको स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है, उस सब्जेक्ट में। तो बेहतर होगा कि आप अटेंडेंस को सीरियसली लेके चलो। 75% हर सब्जेक्ट में आपको अटेंडेंस मेंटेन रखना होता है, अदरवाइज आपको डिबार कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से। हाँ, अगर 70% से कम है फिर तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि आप एग्ज़ाम दे पाओ, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यूनिवर्सिटी है, प्रॉक्सी लग जाएगी, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में होता भी है। तो एक चीज़ मैं कैटेगरिकली क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, चूँकि अटेंडेंस का मैकेनिज़्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही आप गेट से एंटर करते हो, यहाँ पे आपकी फेस आईडी ट्रैक होती है, और जो आपके प्रोफेसर्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट प्रोफेसर हैं, वो आपका अटेंडेंस तभी मार्क कर पाएंगे जब आप उस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले पहले कैंपस में इन होते हो, ठीक है। तो मेन एंट्रेंस गेट से ही आपका अटेंडेंस मार्किंग मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है, तो प्रॉक्सी लगा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ है, अगर आपका 75% से कम अटेंडेंस है तो फिर उस स्टूडेंट का एक तरीके से क्लियर आप ये समझ लो कि आपका ईयर वेस्ट हो जाता है, ठीक है, आपको प्रमोट ही नहीं किया जाएगा। एक स्टूडेंट, काफ़ी कंट्रोवर्सी में ये न्यूज़ रहा था, एक स्टूडेंट 2016-2017 की बात है, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था, बट अटेंडेंस की वजह से उसका पूरा का पूरा ईयर वेस्ट हो गया, एंड देन ही कमिटेड सुसाइड। और ये राज्यसभा में एक अंडर सेक्रेटरी लेवल पे इनके फादर थे, और इनका बच्चा था सुशांत रोहिला नाम का, इसने सुसाइड कर लिया था 75% अटेंडेंस की वजह से। बहुत रिक्वेस्ट किया इसने, इनफैक्ट इसने जो अशोक जी हैं उनको भी मेल लिखा हुआ था, बट स्टिल कोई फ़ायदा नहीं। तो ये बताने के पीछे बस ये रीज़न है कि आप एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के बारे में जो भी सोचते हो वो आप एक साइड में रख लो। अगर आप एडमिशन के लिए जाना चाहते हो तो ये अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया बिल्कुल ही आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 75% अटेंडेंस आपको चाहिए ही चाहिए होगा। इससे कम अगर आपका अटेंडेंस होता है तो फिर आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये एक अटेंडेंस वाले क्राइटेरियाज़ की वजह से आपके दिमाग में जितने भी मिथ्स होंगे या जितने भी बाकी चीज़ें आपने सोच रखी होंगी वो धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अटेंडेंस को सबसे पहले रखा। अब आते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी का करिकुलम एनालिसिस पे। अब देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में वो ये है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं ऑलरेडी, और मैक्सिमम रिपोर्ट्स का यही कहना है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है और जो करिकुलम हम पढ़ाते हैं वो आउटडेट हो चुका है। अब ये एक CNR राव जी हैं जो साइंटिस्ट हैं और काफ़ी एमिनेंट हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो इनका ये कहना है कि 90% से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका करिकुलम जो है वो आउटडेट हो चुका है, और इसका सीधा इम्पैक्ट आपको दिखता है ओवरऑल जो एम्प्लॉयबिलिटी है इंडियन स्टूडेंट्स की उनके ऊपर। बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये कहा गया है कि जिनमें ये दिखाया गया है क्लियरली कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो किसी भी जॉब के लिए रेडी नहीं होते हैं। मतलब 50% से भी कम इन जनरल अगर अभी की रिपोर्ट देखें तो 50% से भी कम स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब रेडी होकर निकलते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। अब ये इंजीनियरिंग की हालत और ख़राब हो जाती है यहाँ पे। तो हमने एनालिसिस करने की कोशिश की कि क्या एमिटी ने ऐसा कोई स्टेप उठाया हुआ है जिससे कि वो अपने करिकुलम को इंडस्ट्री रेडी बना सके, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कोई सॉलिड स्टेप नहीं दिखा, और इसको प्रूव करता है NIRF में एक इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया होता है जिसको कहते हैं पीयर एनालिसिस। तो अभी मैं आपको शो करता हूँ पीयर एनालिसिस क्या होता है। एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आएगी। देखो, पीयर एनालिसिस, पीयर परसेप्शन कहते हैं।
एक सर्वे कंडक्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो एम्प्लॉयर्स के बीच में, मतलब जो इंडस्ट्री है उनके बीच में, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और जो एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में, ठीक है, कि इस इंस्टीट्यूशन का परसेप्शन कैसा है मार्केट में, मतलब इस इंस्टीट्यूशन के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो अब एमिटी को 100 में से इस क्राइटेरिया पे 16 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, या जो ये एनालिसिस कहती है, ये प्लेसमेंट के भी टर्म्स में आता है। अगर आपने करिकुलम के ऊपर बहुत अच्छा काम किया होता तो डेफिनेटली 100 में से 16 नंबर तो आपको नहीं मिले होते। और जो स्टूडेंट्स से भी फीडबैक मैंने लिया, ऑन पेपर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट मेरा जो मानना है वो ये है कि आपको केवल और केवल ऑन पेपर दिखाने के लिए करिकुलम को आपने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इन डेप्थ जाके ये दिखाना होगा कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं करिकुलम में उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे क्या पड़ रहा है, ठीक है, क्या वो और जॉब रेडी हो रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं अवेलेबल दिखा। इसको को रिलेट करने के लिए ये पेयर परसेप्शन वाला जो थियरी था, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है, इसको मैंने इसलिए रखा, इससे एक अच्छा पिक्चर मिल जाता है करिकुलम के बारे में भी और प्लेसमेंट्स के बारे में। प्लेसमेंट्स पे भी हम आएंगे थोड़ी देर में। तो परसेप्शन के मामले में जो इंडस्ट्री का परसेप्शन है, जो एकेडमिक्स का परसेप्शन है, जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब ये न्यूट्रल है ऑब्वियसली, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंकिंग है ये और इवैल्यूएशन है। तो परसेप्शन के मामले में एमिटी नोएडा को 100 में से 16 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि करिकुलम को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा को और एफर्ट्स देने चाहिए। उनके पास बजट की कोई कमी नहीं है, फंड्स की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उनको और सीरियसली एफर्ट्स देने चाहिए अपने करिकुलम को इंडस्ट्री रेलिवेंट बनाने के लिए, ठीक है। ये करिकुलम एनालिसिस का ही एक्सटेंशन वाला पार्ट है जो मैंने कवर किया। इस वाले स्लाइड पे थोड़ी देर में आएंगे हम। अब आते हैं फैकल्टी एनालिसिस पे, यहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं। अब फैकल्टीज़ के बारे में फ़ीडबैक मैंने स्टूडेंट से भी लिया। उनका कहना है कि फ़ैकल्टीज़ ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर देखें तो फैकल्टीज़ इन कंपैरिजन टू दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टीज़ को हायर करने का काफ़ी स्ट्रिक्ट मैकेनिज़्म है एमिटी नोएडा का। और ओवरऑल जो NIRF 2023 की रैंकिंग में इन्होंने अपनी फैकल्टीज़ की डिटेल्स दी हुई हैं, वो है 1907 फैकल्टीज़ करंटली यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं। अब फैकल्टीज़ को भी एनालिसिस करने का, इवेलुएट करने का NIRF में एक क्राइटेरिया है, जिसमें 25 में से एमिटी नोएडा को 14.68 मार्क्स मिले हुए हैं आउट ऑफ 25 में से 14.68 मार्क्स मिले हुए हैं। अब इसमें जो ओवरऑल तरीका होता है NIRF का इवेलुएट करने का, वो है कि आपके पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इस वाले स्लाइड को आप देखो, कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विद PhD और इक्विवेलेंट एंड एक्सपीरियंस। मतलब ओवरऑल जो आपके यहाँ फैकल्टीज़ हैं उनके पास कितने फैकल्टीज़ ने PhD कर रखा है और कितने फैकल्टीज़ के पास एक्सपीरियंस है। 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे फैकल्टीज़ का एनालिसिस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री है NIRF के थ्रू। तो ये जो FQE वाला पैरामीटर है, इसमें 20 में 10.80 नंबर्स मिले हुए हैं एमिटी नोएडा को, ठीक है। तो आई थिंक इस पे भी काम करने की ज़रूरत है एमिटी नोएडा को। अब हमारा क्राइटेरिया जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बट उस अकॉर्डिंग डेटा मुझे एमिटी की वेबसाइट पे मिला नहीं। हमारा फैकल्टी एनालिसिस का तरीका थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है। हम ये जानना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि हर इंस्टीट्यूशन की डेटा अवेलेबल कराए। कुछ IITs ये अवेलेबल कराती हैं अपने फैकल्टीज़ के रिगार्डिंग। पहला पैरामीटर है कि हम जानना चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो जिस फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल होना चाहिए, वो ये है कि फैकल्टीज़ की डिटेल्स आप दो, वो डिटेल इस पैटर्न में होना चाहिए। जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरा उनके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। ओवरऑल एक्सपीरियंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, उनका टीचिंग के फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है, कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, और दूसरा क्या उस फैकल्टी मेंबर ने इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर फैकल्टी मेंबर ने इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, ठीक है, तो उसके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, तब एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है बच्चा। बट एनीवेज, अभी के लिए जो फैकल्टीज़ की डिटेल्स अवेलेबल हैं, उसमें से NIRF ने जो इनको नंबर दिया हुआ है वो 20 में से दिया हुआ है 10.80। अब इसका बेसिस है कितनी फैकल्टीज़ ने PhD कर रखा है और उनका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो इसको भी एवरेज ही कहेंगे। अब आते हैं, ये मैंने जो बताया कि हम किस तरीके से एवेलुएट करना चाहते हैं फैकल्टीज़ को। हम चाहते हैं उनको ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल क्वालिफिकेशन और डिस्प्ले किया जाए, शो किया जाए। उनका ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, उनके पास क्या इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, और
एवरेज टेन्योर क्या है उनका इंस्टीट्यूशन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट आता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कि बहुत फ्रीक्वेंटली फैकल्टीज़ को बदल दिया जाता है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो फीडबैक मुझे मिला है स्टूडेंट्स का वो ये है कि यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं। ये एक अच्छी चीज़ मुझे देखी, बट इस पर अगेन एक क्लियर डेटा अगर MIT यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। और दूसरा, टीचिंग का मेथोडोलॉजी जो है वो उसका भी डेटा अवेलेबल कराना चाहिए पब्लिकली। स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है, आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे आप क्लियरली ये दिखा पाओ कि एक टीचर को स्टूडेंट्स ने किस तरीके से फीडबैक दिया हुआ है या उनका फीडबैक क्या है उनके टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेके, ठीक है। तो अगर ओवरऑल फैकल्टी एनालिसिस की बात करें तो फैकल्टीज़ जो हैं वो ठीक हैं, बट इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है। जैसा कि NIRF के डेटा में भी शो करता है, 20 में से 10.80 मार्क्स स्पेसिफिकली मिले हुए हैं फैकल्टीज़ के बेसिस पे। अब आते हैं प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट कैसा है MIT नोएडा का, ठीक है। पहली चीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल ही नहीं होता है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है। अब इसमें ये देखते हैं कि जो मैंने जानने की कोशिश ये की कि जो यहाँ पे प्लेसमेंट सेल्स को हेड कर रहे हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है ऑलरेडी। ये इस इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली एक प्लेसमेंट सेल है यहाँ पे कैंपस में ही, अपना इन हाउस कैंपस सेल है इनका, और इन्होंने अलग अलग टीयर वाइज डिवाइड कर रखा है प्लेसमेंट पूरे मैकेनिज्म को। अब आते हैं प्लेसमेंट का स्टैट्स क्या रहे हैं इनके, ठीक है। ये वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है तो इसको ध्यान से देखो आप। तो ये है प्लेसमेंट के स्टैट्स, ठीक है। पहले 3 इयर्स UG प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं इसको। जितने भी अब मेरे अकॉर्डिंग इनको डेटा ऐसे शेयर करना चाहिए था अपने पोर्टल पर भी, कोर्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी कि इस पर्टिकुलर कोर्स में, जैसे किसी ने BBA में एडमिशन लिया तो बैच स्ट्रेंथ क्या थी, ओवरऑल कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिला, किन ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेसमेंट मिला और क्या प्रोफाइल मिली और कितने का प्लेसमेंट मिला। ये तो ऑब्वियसली अब उनको शो करना ही चाहिए, बट ऐसा कोई इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन या डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम एवेलुएट करते हैं। UG प्रोग्राम में जो 3 इयर्स के प्रोग्राम्स ऑफर्ड हैं यहाँ पे, उनमें आप एक बार प्लेसमेंट का पूरा डेटा देखते हैं। 2021 एंड 22 में जो अभी बच्चा, मतलब जो ये वाला बैच अभी था जो पास आउट हुआ, उसमें टोटल स्टूडेंट्स पास आउट हुए 4307, 4307 बच्चे ग्रेजुएट हुए। इनमें से जो टोटल बच्चे प्लेस हुए MIT यूनिवर्सिटी नोएडा के थ्रू वो केवल और केवल 367 स्टूडेंट्स थे। ये बात हो रही है 3 इयर्स UG प्रोग्राम्स, जो ओवरऑल 3 इयर्स UG प्रोग्राम्स हैं उनमें बाइफर्केशन नहीं है, या आप ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो डेटा अवेलेबल नहीं कराया है इन्होंने। तो जितने भी UG प्रोग्राम्स हैं जिनका टेन्योर 3 इयर्स का है, अब आप BBA ले लो, BCA ले लो, BCom ले लो, जितने भी 3 इयर्स UG प्रोग्राम्स हैं, सब में 2021-22 बैच में 4307 बच्चे पास आउट हुए, जिसमें से केवल और केवल 367 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। मीडियन सैलरी की अगर मैं बात करूं कि टोटल मीडियन सैलरी क्या मिली, तो वो है 4.5 लाख रुपीज़ की। मीडियन सैलरी क्या होता है, ये एक सही तरीका होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के प्लेसमेंट का एग्जैक्ट सिनेरियोज आने के लिए। एवरेज प्लेसमेंट कभी भी एक्चुअल सिनेरियो डिपेक्ट नहीं करता है। अब मीडियन सैलरी का मतलब क्या होता है, जैसे मीडियन सैलरी अगर इसकी 4.5 लाख रुपीज़ है तो 367 स्टूडेंट्स में से 4.5 लाख जो सैलरी मिली, आधे बच्चों को 4.5 लाख रुपीज़ से कम की सैलरी मिली और आधे बच्चों को 4.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की सैलरी मिली। अब इसमें हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर अवेलेबल है तो आप समझ सकते हो कि वो हाईएस्ट प्लेसमेंट का बार क्या है। बट अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये 367 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला तो आपको इन 367 स्टूडेंट्स का स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल कराना चाहिए अपने पोर्टल पे। तो UG प्रोग्राम्स में जो प्लेसमेंट रहा वो रहा 4307 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए, जिसमें से 367 स्टूडेंट्स को ही केवल प्लेसमेंट मिला। 1873 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया हायर एजुकेशन के लिए। 4 इयर्स UG प्रोग्राम पे आते हैं। 2021 एंड 22 में ओवरऑल 2768 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए और इनमें से प्लेसमेंट मिला 1621 स्टूडेंट्स को, ठीक है। और 290 स्टूडेंट्स ने 290 स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट किया। एवरेज प्लेसमेंट जो है वो है 5,50,000 रुपीज़। ये यूनिवर्सिटी ने ही डेटा अवेलेबल कराया हुआ है, सॉरी मैं एवरेज कह रहा हूँ। मीडियन प्लेसमेंट जो है, मीडियन सैलरी जो मिली बच्चों को वो मिली 5,50,000 रुपीज़ का, मतलब 1621 स्टूडेंट्स जिनको प्लेसमेंट मिला, इनमें से हाफ स्टूडेंट्स की सैलरी 5,50,000 रुपीज़ से कम एंड हाफ स्टूडेंट्स की सैलरी 5,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट अगर आप सैलरी निकालो तो वो हाईएस्ट सैलरी हो जाती है कि उससे कम ही रहा होगा आधे बच्चों का, बट मीडियन सैलरी जो रही वो 5.5 लाख रुपीज़ की रही।
अब जो 5 ईयर यूजी प्रोग्राम है उसका देख लेते हैं एक बार। इसमें जो टोटल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकले 2021-22 सेशन में वो थे 833। इसमें से प्लेसमेंट मिला केवल 41 स्टूडेंट्स को कैंपस से, और इनको जो मीडियन सैलरी मिली वो मिली 2,40,000 रुपीज़ की। तो जितने भी 5 ईयर प्रोग्राम्स हैं उन सबों का प्लेसमेंट का हाल ये रहा। 833 स्टूडेंट्स पास आउट हुए, जिसमें से 41 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। 10 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट किया, और मीडियन सैलरी जो मिली वो 2.4 लाख रुपीज़ की थी। 1 ईयर पीजी प्रोग्राम्स का डेटा देख लेते हैं एक बार। 349 स्टूडेंट्स पास आउट हुए 2021 एंड 22 बैच से, जिसमें से केवल 26 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला यहाँ से। 12 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया हायर स्टडीज़ के लिए, और मीडियन सैलरी जो मिली बच्चों को वो 3 लाख रुपीज़ की थी। अब आते हैं 2 ईयर्स पीजी प्रोग्राम पे। 2 ईयर पीजी प्रोग्राम में 2020 एंड 21 का डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। इसमें टोटल जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए वो हुए 2782 स्टूडेंट्स। 1100 बच्चों को प्लेसमेंट मिला यहाँ से, और मीडियन सैलरी जो रही वो रही 4,59,000 रुपीज़। जो ओवरऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट किया वो नंबर है 118। तो 2782 स्टूडेंट्स में से 1100 बच्चों को प्लेसमेंट मिला, 118 ने 118 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट किया पीजी कोर्सेज़ के लिए, जो 2 ईयर्स पीजी प्रोग्राम से, और जो मीडियन सैलरी रही वो रही 4,59,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब आते हैं 3 ईयर्स पीजी प्रोग्राम जो है उनका क्या डेटा है। तो 2021 एंड 22 में टोटल 9 स्टूडेंट्स केवल यहाँ से पास आउट हुए। अब ये यूनिवर्सिटी का डेटा है, वैलिडेट करने का कोई तरीका अवेलेबल नहीं है, हमें इसी पे रिलाई करना होगा। 9 में से 8 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। 3 ईयर्स पीजी प्रोग्राम्स जो भी हैं ऑफर्ड यहाँ पे, उसका मीडियन सैलरी रहा, और मीडियन सैलरी जो रहा वो 4 लाख रुपए रहा। एक बच्चे ने ऑप्ट किया हायर स्टडीज़ के रिगार्डिंग। अब आते हैं 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड जो पीजी प्रोग्राम्स हैं उनमें प्लेसमेंट का क्या हाल है। 185 स्टूडेंट्स पास आउट हुए 2021 एंड 22 बैच में। 67 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, और जो मीडियन सैलरी रही वो 5 लाख रुपीज़ की रही। 5 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया हायर स्टडीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, ये है ओवरऑल प्लेसमेंट का डेटा जो इंस्टीट्यूशन ने खुद ही अवेलेबल कराया है NIRF को। ठीक है, बट अच्छा ये होता कि ये डेटा और डिटेल में अवेलेबल कराया जाता पोर्टल पे, स्पेसिफिक होके, कोर्स स्पेसिफिक होके। जैसे बीटेक में कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए, उनमें से कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिला, डेजिग्नेशन प्रोफाइल कह लो आप, किस प्रोफाइल में प्लेसमेंट मिला, किस इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट मिला, और कितने की सैलरी मिली उनको। इससे एक बेहतर आइडिया मिल जाता बच्चे को। ठीक है, हमारा एनालिसिस जो है वो ये है। हम कोर्स स्पेसिफिक प्लेसमेंट चाहते हैं, बट वो डेटा अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, और हम चाहते हैं, मतलब हमारी पूरी कोशिश ये है कि हर इंस्टीट्यूशन इस फॉर्मेट में ही डेटा अवेलेबल कराए, तब एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाना पॉसिबल है। जैसे आपको अगर किसी भी मतलब कोर्स स्पेसिफिक होकर आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहिए। टोटल बैच स्ट्रेंथ क्या थी, लेट्स से BBA की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओवरऑल BBA की बैच स्ट्रेंथ क्या थी, टोटल स्टूडेंट्स कितने प्लेस हुए, क्या प्रोफाइल मिला उनको, किस ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट मिला, और क्या पैकेज मिला उनको, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करानी चाहिए। बट ये इन्फॉर्मेशन तब तक इंस्टीट्यूशन भी अवेलेबल नहीं कराएंगे जब तक आप इसकी डिमांड नहीं करते हो। तो आप एमिटी को कंसिडर कर रहे हो तो भी ये इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टीट्यूशन एमिटी से मांगनी चाहिए। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी टारगेट कर रहे हो तो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन डिमांड करनी ही करनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन प्लस जो फैकल्टी वाली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया, उस फॉर्मेट में आपको डिमांड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट होकर डिमांड करना स्टार्ट करोगे एंड पेरेंट्स की तरफ से डिमांड आएगा तो ही ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। और आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है ओवरऑल हायर एजुकेशन सिस्टम में। जिस दिन ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने स्टार्ट हो गए तो फिर इंस्टीट्यूशन फोर्स होंगे, क्योंकि फिर अगर उनका डेटा सही नहीं है या अगर उनके यहाँ फैकल्टीज़ ठीक नहीं है, उनका प्लेसमेंट स्टैट्स ठीक नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो फिर स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे वहाँ पे, एज सिंपल एज दैट। तो फिर इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा। तो हमारी पूरी कोशिश ही ये है कॉलेज रिव्यू के थ्रू कि ट्रांसपेरेंसी आए हायर एजुकेशन में और उसके थ्रू फिर क्वालिटी एजुकेशन हर स्टूडेंट को दिया जा सकता है। तो आप ज़रूर डिमांड करें इस फॉर्मेट में, जो मैंने आपको बताया, इस फॉर्मेट में आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर डिमांड करें। अब आते हैं इंटर्नशिप पे।
देखो, इंटर्नशिप आपको खुद से ही अप्रोच करना होगा। आपकी जो फैकल्टीज़ होंगी वो इंटर्नशिप की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपको शेयर कर देंगी ग्रुप्स में। जो भी ग्रुप्स बने होते हैं आपके ग्रुप्स बन जाएंगे वहाँ पे जब आप एडमिशन के लिए जाओगे। एडमिशन के बाद आप जब क्लासेस लेने स्टार्ट करोगे, मतलब जब आप वहाँ पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे बेसिकली, तो वहाँ पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे। एंड देन जो भी इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग जगहों से आएंगी वो आपको पोस्ट कर दी जाएंगी। बट अगर आप डिपेंडेंट हो इंस्टीट्यूशन पे कि वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगी, फिर आप डिसअपॉइंट होंगे। आपको खुद से हाथ पैर मारना होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता दी जाएंगी कि यहाँ यहाँ ये जो ओपनिंग्स हैं, अप्लाई आपको खुद करना होगा। एंड मुझे ये जान के भी हैरानी हुई, कुछ बच्चों से मैंने बात किया, यहाँ पे बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए स्टूडेंट्स को, जैसे रिज्यूम कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंटर्नशिप, मतलब ओवरऑल इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए इंस्टीट्यूशन को, जो मुझे मिसिंग लगा बच्चों से बात करके। तो इंटर्नशिप अगेन आपको खुद से ही देखनी होती है। आपको बता दिया जाएगा ज़रूर कि ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बट वो भी लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन आपको खुद से इंटर्नशाला और बाकी जो पोर्टल्स हैं उन पे आपको या लिंक्डइन पे जाके आपको देखना होगा। तो इंटर्नशिप के लिए आपको खुद से ही देखना होगा। अब आते हैं, क्या एमिटी के स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल टाइप्स हैं और क्या उन्होंने अलग अलग एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी टाइप किए हुए हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे होते हैं उनको इंडस्ट्री रेडी बनने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और अगर दूसरे एमिनेंट इंस्टीट्यूशन के साथ भी टाई अप है तो उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। अब देखो, वेबसाइट पे, पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें जब मैंने रिसर्च करने स्टार्ट की तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि इनके साथ टाई अप है, इनके साथ टाई अप है। बट मेरा ये मानना है, जैसा कि जो पीयर परसेप्शन वाला डेटा शो कर रहा है, वो दो अलग अलग कहानियाँ हैं। अब आपने टाई अप अगर किया है किसी इंडस्ट्री के साथ या एमिनेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, तो क्या आपने केवल मार्केटिंग के पर्पज से उसको किया हुआ है या उसका कोई रियल लाइफ ग्राउंड पे इम्पैक्ट भी दिखता है? तो अभी मुझे ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं मिला। अब मेरा मानना जो है, आपको डेटा किस तरीके से दिखाना चाहिए, मेरा मानना है कि अगर आपने किसी के साथ टाई अप किया हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्रियल टाई अप हो या इंस्टीट्यूशनल टाई अप हो, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ओवरऑल, इसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए। कि अगर आपके एक्स नाम की इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया हुआ है या इस इंस्टीट्यूशन के साथ आपने टाई अप किया हुआ है, तो उसका नेचर क्या है टाई अप का, किस तरीके का सपोर्ट वो आपके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, एंड कितने स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिला और क्या बेनिफिट मिला। अगर टेंजिबल बेनिफिट नहीं आप शो कर पा रहे हो या आप डेटा के थ्रू इसको वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम है, वो केवल मार्केटिंग के लिए हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं है, बट अभी के लिए जो डेटा अवेलेबल है उससे पीयर परसेप्शन वाला डेटा, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि 100 में से 16 नंबर्स मिले हुए हैं। तो मेरा ये डिमांड भी है और मेरा ये रिक्वेस्ट भी होगा एमिटी से और बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ भी कि टाई अप आप केवल मार्केटिंग वाले पर्पज से मत करो दिखाने के लिए, आपको ये डेटा भी शो करना चाहिए कि जो आपने टाई अप किया उसका नेचर क्या है, स्टूडेंट्स को कैसे उससे बेनिफिट मिलेगा, एंड पास्ट में जिन भी स्टूडेंट्स और पास्ट में कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला इस तरीके के इंडस्ट्रियल टाई अप से। तो फिर एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाला जा सकता है इन पैरामीटर्स के बेसिस पे, एंड अल्टीमेटली बेनिफिट फिर स्टूडेंट्स को ही होगा। उससे सीरियसनेस आएगी अगर डेटा अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाए कि जो हमारा टाई अप है उससे स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट्स मिलते हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये बेनिफिट्स मिल चुके हैं। आप समझ रहे हो बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसा कोई डेटा अवेलेबल मुझे नहीं मिला। हाँ, बहुत सारे टाइप्स शो किए गए हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ, बट उनका नेचर क्या है टाई अप का, उससे स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट मिलता है, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सपोर्ट करने के रिगार्डिंग भी वही बात है। मार्केटिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट आउटपुट क्या है इस पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। किस तरीके से आउटपुट आप गेज करते हो, जब तक आप चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाते हो तब तक कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल पाना डिफिकल्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है एमिटी का, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कैसे सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है आपको कोर्स स्पेसिफिक ब्रेकडाउन करके ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ, एंड फिर उससे अकाउंटेबिलिटी भी बनती है इंस्टीट्यूशन की। केवल बैनर्स एंड पोस्टर्स पे या केवल मार्केटिंग पर्पज़ के लिए शो कर लेना वो एक चीज़ होती है, एंड एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट दिखाना वो अलग चीज़ होती है। तो इम्पैक्ट के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, मतलब इनफैक्ट जो भी एमिटी नोएडा ऑप्ट करता है उसके मन में कहीं ना कहीं एक होता है कि कॉलेज लाइफ कैसी होगी मेरी, ओवरऑल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी। इस मैटर में एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा अपने बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे काफ़ी आगे है, ये बात तो मानने में कोई
दो राय नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पे, बहुत सारे फेस्ट होते हैं यहाँ पे जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने का काफ़ी मौका मिल जाता है। तो ये कुछ फेस्ट्स हैं, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। कॉलेज लाइफ अच्छी होती है यहाँ पे, मतलब कॉलेज लाइफ इन जनरल अच्छी है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की। बहुत सारे फेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है, बहुत सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट सेल्स हैं यहाँ पे जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिनके आप मेंबरशिप ले सकते हो। इससे स्टूडेंट्स में ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली चीज़ हो गई या लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, ये डेवलप हो जाती हैं स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के अंदर। तो हाँ, इन दो पैरामीटर्स पे एमिटी बहुत अच्छा करता है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्विमिंग पूल अवेलेबल है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर के मामले में एमिटी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। बट अगेन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 75% अटेंडेंस वाला भी पैरामीटर है, तो आपको अपना टाइम उस तरीके से मैनेज करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टअप काफ़ी मैटर करता है, तो एक पैरामीटर हमने ये भी रखा हुआ है। स्टार्टअप सेल डेफिनेटली है यहाँ पे अवेलेबल, बट अगेन 2018 के बाद से इन्होंने कोई अपडेट नहीं डाला हुआ है अपने पोर्टल पे। इनफैक्ट जब मैं चेक कर रहा था तो जो लास्ट इनका अपडेट है वो यही है कि 2018 का एक बैनर मुझे दिखा वहाँ पे। तो हाँ, स्टार्टअप सेल डेफिनेटली है, बट अगेन फिर इन्फॉर्मेशन की कमी है कि कितने स्टूडेंट्स को फंडिंग मिली, कितने स्टार्टअप्स को आपने इनक्यूबेट किया, ये डिटेल में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, कि ओवरऑल स्टार्टअप्स कितने नर्चर किया आपने अपने यूनिवर्सिटी से, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मिसिंग दिखी मुझे। इस पर भी काम करना चाहिए। अगर आपके पास दिखाने के लिए है, अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहिए, तो फिर एक मीनिंगफुल। अदरवाइज़ फिर ये एक मार्केटिंग के तौर पे ही मतलब अगर यूज़ करना है तो फिर उसका बहुत आउटपुट बहुत मीनिंगफुल नहीं है आपको। अब आते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या है। अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग है। हाँ, यूजी प्रोग्राम्स में अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। कोर्स वाइज एडमिशन प्रोसेस है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हर कोर्स का अपना अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एडमिशन का प्रोसेस है। उसका डिटेल जो है वो मैं शेयर कर दूंगा एक PDF फॉर्मेट में, वो आप गो थ्रू कर सकते हो। स्कॉलरशिप देख लेते हैं एक बार। स्कॉलरशिप्स जो हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। हाँ, तो स्कॉलरशिप के जो क्राइटेरियाज हैं वो कुछ ऐसे हैं। अगर आपके 95% एंड ज़्यादा हैं, 95% एंड अबव हैं, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है ट्यूशन फ़ी पे। अगर आपके 90 to 94.99% हैं तो 50% स्कॉलरशिप मिलता है आपको। अगर आपके 88% मार्क्स हैं, 88 एंड अबव, तो फिर आपको 30% का स्कॉलरशिप मिलता है। सेम बीटेक के लिए ये स्कॉलरशिप का स्लैब है जेई के परसेंटाइल के बेसिस पे। 97 to 100 परसेंटाइल है तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको। 94 से 96.9% परसेंटाइल है आपके तो 75%। 90 to 93.9% है तो 50% स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको। और ये रहा आपका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आप, अगर आपका स्कॉलरशिप आपको कंटिन्यू कराना है तो उसके क्राइटेरियाज क्या है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप्स का पैरामीटर है, तो इसको आप देख लेना। और हाँ, एक और चीज़, स्कॉलरशिप के लिए फिर आपको कैंपस जाके जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको अलग से फिर अप्रोच करना होता है जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है वहाँ पे। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही स्कॉलरशिप प्रोसेस होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने केवल एप्लीकेशन फॉर्म में मार्क्स शो कर दिए तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जो स्कॉलरशिप कमेटी है उसके सामने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराना होता है। हॉस्टल की डिटेल्स, हॉस्टल कॉस्टली है। पर्सनली जो मैंने इंटरेक्ट किया, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनको हॉस्टल वर्थ इट नहीं लगता है। जो स्टूडेंट्स दूर से हैं उनके लिए बिल्कुल बहुत सारे पीजीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पे। एमिटी नोएडा के एमिटी के जस्ट सामने बल्ली नाम की एक जगह है पूरा, वहाँ पे बहुत सारे पीजीज़ हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। हॉस्टल में आपको केवल आई थिंक 2 टाइप के हॉस्टल्स अवेलेबल है, एक नॉन AC और एक नॉन AC, और उसमें फूडिंग आपका इंक्लूडेड नहीं होता है। आपको डेली बेसिस पे फूड जो मेस है उसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। आप मंडे टू फ्राइडे बाहर नहीं जा सकते हो, आपको कैंपस में ही रहना है अगर आप हॉस्टलर हो तो। और सैटरडे संडे भी अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आपके पेरेंट्स का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, कैंपस अगर आप रीच करना चाहो तो एमिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कैंपस इसका प्राइम लोकेशन पे है। बोटानिकल गार्डन से बिल्कुल पास में है। अगर आप मेट्रो से आते हो, बोटानिकल से बिल्कुल मतलब 2 किलोमीटर के, आई थिंक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा वहाँ से, तो आप इजीली एक्सेसिबल है। गूगल मैप से भी आप रीच कर सकते हो कैंपस। ठीक है, तो अब ये रहा ओवरऑल एमिटी नोएडा का एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो। ओके, तो अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। मेरा ओपिनियन क्या है? देखो, मेरा ओपिनियन अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होगा। पहला,
अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आप एजुकेशन लोन लेके एमिटी यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो रीथिंक करो आप, ठीक है, क्योंकि फिर आपके लिए ROI मैटर करेगा और वो ROI निकाल पाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। दूसरा, अगर आप हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो एंड आप फी अफोर्ड कर सकते हो, तो पहले आप सही एक्सपेक्टेशंस जो मैंने वीडियो में कवर की है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही एक्सपेक्टेशंस के साथ आओ, ठीक है, गोल डिफाइन कर लो कि आप क्या आउटकम चाहते हो, एंड देन फिर इस वीडियो को देखो, समझो, थोड़ा और रिसर्च करो, एंड देन अपने विजन को अलाइन करते हुए, ठीक है, कि क्या आपको लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की है या जो एमिटी आपको ऑफर करता है, उससे आप अपने लॉन्ग टर्म करियर गोल्स को अचीव कर सकते हो। अगर आपका आंसर हाँ है तो फिर आप डेफिनेटली आ सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही एक्सपेक्टेशन के साथ आओ। अब आता है तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हायर मिडिल क्लास फैमिली या ओवरऑल प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, और उनका ये है कि ठीक है, मुझे अपने फैमिली बिजनेस को देखना है और एक कैंपस लाइफ और कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। डेफिनेटली आप एमिटी को ऑप्ट कर सकते हो, बट ध्यान में आपको ये रखना है कि अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया आपको डिसअपॉइंट कर सकता है अगर आप केवल और केवल एमिटी को कॉलेज लाइफ के लिए ऑप्ट कर रहे हो। तो ये रहा मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, डिसीजन आपको सारे इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करके लेना चाहिए। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, जहाँ पे एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे किसी और इंस्टीट्यूशन का डिटेल रिव्यू वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं डेफिनेटली आप बताइए कमेंट करके, एंड अगर आप चाहते हो पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर दूंगा। यू कैन गेट इन टच विद अस एंड गेट योर डाउट रिजॉल्व्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।